स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे LG CX55 के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो पहले ये समझिए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ इसके बारे में जो आप देख रहे हैं, और इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये इस चैनल के लिए लिया गया अभी तक का सिंगल सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़। मतलब और बहुत चीज़ लेना पड़ सकता है, जैसे खासकर कंप्यूटर। और अगर कंप्यूटर अभी के टाइम में लेंगे तो ये टीवी तो खेलने का चीज़ लगने लगेगा। लेकिन अभी तक इस चैनल के लिए सबसे बड़ा खर्च जो मैंने किया है वो उसमें यही आता है। और बात था कि मैं ये जो टीवी ले रहा था इसके लिए दो काम के लिए, और मैं हर चीज़ में हमेशा लोगों को ये कहता हूँ, आप अपनी ज़रूरतों को देख के खरीदिए, ना कि किसी का रिव्यू देख के या किसी ने कुछ बोला वो सोच के। नहीं, आपकी ज़रूरत, क्योंकि बहुत चीज़ मतलब समझिए जूते जैसा होता है कि आपको फिट हो गया बम बम रहिएगा, नहीं फिट हुआ रोते रहिएगा। तो वही है। तो यहाँ पे समझिए कि ये टीवी जो ले रहा था, और उस टाइम मेरे को एक तो काफ़ी चीज़ सोचना, उसमें एक चीज़ था कि तुरंत इसको मुझे अपग्रेड नहीं करना पड़े, क्योंकि मेरा कंप्यूटर का उम्र हो रहा है। कंप्यूटर का तो इतना उम्र हो गया कि अभी HDR यूट्यूब चल रहा हूँ तो नहीं चल पाता है उसमें। तो कंप्यूटर का तो उम्र हो गया, उसको बदलना है ही। तो इसीलिए टीवी जब अभी ले रहा हूँ तो ऐसा नहीं करना चाहता था कि टीवी लिया अब फिर कुछ दिन में टीवी भी फिर से बदलो। तो इसीलिए ऐसा कुछ चाहिए था कि लंबे समय तक शांति रहे। तो मैंने लिया LG CX35 और ये मुझे 1.45 लाख का पड़ा। आपको 1,35,000 का फ्लिपकार्ट पे मिल जा रहा है करीब करीब। तो इसी के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं, ये टीवी थोड़ा अलग लेवल का है, तो इसकी मैं बुराइयां आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि अगर इस बुराई में ही आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता तब आगे देखिएगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये ओलेड है। तो ओलेड में हमेशा ये होता है कि लाइफ स्पैन जो होता है बहुत लंबा तो नहीं चलने वाला। मतलब मैं इसको कितने भी अच्छे से संभाल के रखूँ, सिवाय इसको चालू ही ना करूँ उसको छोड़ के, मतलब अगर इसको यूज़ करता हूँ तो इसका लाइफ लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं कि LCD में कभी कुछ ख़राब नहीं होता, लेकिन मतलब एक साइकोलॉजिकली हमेशा आपका डर रहेगा कि बर्न इन ना हो जाए। अब बात ये समझिए कि आजकल ये उतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहली बात LG, ये मतलब LG काफ़ी बड़ा ओलेड मैन्युफैक्चरर है। दूसरा, हर ओलेड मैन्युफैक्चरर धीरे धीरे सीख गया कि कैसे बर्निंग को हैंडल करें। जैसे कि रेड में सबसे ज़्यादा बर्निंग आता था, तो बर्निंग को संभालने के लिए क्या किया, रेड सब पिक्सल जो उसको फिजिकली बड़ा कर दिया कि वो बर्न होते होते भी बहुत टाइम लगने लगा। फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स डाल दिए गए जो धीरे धीरे कर करके आपका ओलेड को बहुत लंबा चलाता है। और अभी जैसे मान लीजिए जो लोग नए नए ओलेड ले रहे हैं उसको कई कई हज़ार घंटों का ट्रायल के बाद भी उसमें बर्निंग नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब जैसे 3,000 घंटे में नहीं होगा, लेकिन 5,000 घंटे में होगा, 10,000 घंटे में होगा। तो एक चीज़ समझिए, ये मतलब बहुत लंबा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसका नहीं है। तो आम लोगों की आम ज़रूरतों में इसका कभी कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन जो लोग कहीं मैं ले लिया दुकान में लगा रहा हूँ दिन भर वो चल रहा है, वहाँ के केस में ये सही नहीं है। दूसरा, इसका ब्राइटनेस जो है, मैक्स ब्राइटनेस थोड़ा कम होता है। ओलेड का मैक्स ब्राइटनेस नहीं जाता। मतलब LG का यही पैनल आपको सोनी में मिलेगा डबल दाम में, और उसमें ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगा। तो बोलेंगे एक मिनट, LG खुद पैनल बनाता है, खुद की टीवी में कम ब्राइट क्यों देता है और सोनी कैसे ज़्यादा दे देता है? बात है कि सोनी वही पैनल को लेके एक बहुत बड़ा मेटल प्लेट, मतलब ये बहुत थिन है, सोनी का बहुत मोटा होता है इसके कंपेयर में, उसका बहुत बड़ा मेटल प्लेट पीछे लगा देता है जो एज ए हीट सिंक काम करता है। तब जाके इस पैनल को ज़्यादा ब्राइटनेस पे चला पाते हैं। तो वैसा ये LG का नहीं करता, दाम बहुत बढ़ जाता, फिर मैं नहीं अफोर्ड कर पाता। तो हिसाब वही समझिए कि तो इसका ब्राइटनेस जो है, इतना दाम अगर आप देते तो आराम से कोई QLED लें या नैनो सेल लें, आपको आराम से बम बम ब्राइटनेस मिलेगा। ये 700 निट्स तक जाता है आपको इस दाम के आसपास, यानी 1,45,000 में आराम से 1000 निट से ऊपर की मिल जाती है। तो ये समझिए कि 500 पुराने टाइम के टीवी आपके लिए है। 500 में कहा जाता है कि ये HDR आपको भले सर्टिफिकेशन हो उतना अच्छा नहीं रहेगा। मतलब इतने बड़े बड़े केस बात कर रहा हूँ। आप 500 से ऊपर जाइए, 600 700 में आपको HDR आने लगता है, 1000 में आप संतुष्ट हो जाइएगा। 4000 में प्रोफेशनल मॉनिटर्स आते हैं जिसको मतलब जिसपे HDR का कैलिब्रेशन वर्क किया जाता है। तो ये समझिए, और ये सब तो हुआ एक्चुअल लिमिटेशन। इसका फर्मवेयर जो है थोड़ा अजीब गरीब है। तो जैसे इसका फर्मवेयर में है कि बहुत ज़्यादा ये है, क्या बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा कंजर्वेटिव बहुत ज़्यादा है कि ऑटो बैकलाइट को डिमिंग कर देता है। जैसे कि आप लोग कभी कभी एक दो वीडियो में देखने को मिलेगा कि सीन नहीं दिख रहा था, फिर क्या है कि इसका शार्पनेस बढ़ जाए, शार्पनेस नहीं बढ़ा, ब्राइटनेस घट गया टीवी का, और कैमरा इसको अच्छे से एब्जॉर्व कर पा रहा है। तो ये थोड़ा सा अजीब है। जनरली कभी भी वीडियो देखने टाइम नहीं होता, लेकिन अगर आपको चलो स्टैटिक लगा के छोड़ दिए हैं, परेशान करेगा। तो है थोड़ा सा इसमें समस्या है। और जो ब्राइटनेस नहीं होता उसका दूसरा ही साइड इफेक्ट होता है। मान लीजिए आम लोगों के लिए ही बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे जगह, जैसे कि मैं इस जगह पे टीवी लगाना इसलिए मैं ले सकता, लेकिन अगर मेरे ऊपर वाले फ्लोर में जहाँ फैमिली रहती है, हॉल है, वहाँ पे तो सवाल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि बगल में खिड़की है, खिड़की से लाइट आता है। अगर वैसा केस में मैं इतना कम ब्राइटनेस का मॉनिटर ले आया, ऐसा नहीं है तब भी दिखेगा, और पुराने वाले से तो बेटर ही दिखेगा, लेकिन तब लगेगा कि यार कुछ कमी है।
ये डार्क रूम में आप डालते हैं तो दिल खुश कर देता है, ब्राइट रूम में डालते हैं तो ठीक है, मतलब ठीक है। और हाँ, तो रात को तो होगा ही, दिन में ऑब्वियसली रात होती है, तो वो उस केसेस में आपको खुशी मिलेगी, लेकिन मतलब दिन भर अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए सोच समझ के लेना होता है। अब बात करते हैं ओलेड लिया क्यों, इतना समस्या होने के बाद भी। तो हिसाब ये समझिए कि ओलेड ही कॉन्ट्रास्ट दे सकता है, बाकी और कोई चीज़ कॉन्ट्रास्ट दे ही नहीं सकता, कितना लिमिट कर लीजिए। तो चाहे आपका जो एलईडी हो, आपका मिनी एलईडी हो, और ओलेड को कंपेयर में देख ले, घूम फिर के ओलेड जैसा कॉन्ट्रास्ट कोई नहीं देता है, कितनों आप घूम जाइए। और इसका जो लोग कॉमिक्स वर्ल्ड में काम करते हो, ध्यान देते हो, कॉमिक्स वर्ल्ड में कलरिंग की जाती है, उसका एक अलग आर्टिस्ट का काम होता है, जिसे इंकिंग कहते हैं, यानी कि ब्लैक आउटलाइंस बनाना सबका। वो समझिए ये ओलेड कर सकता है और कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर पाती है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इससे। तो मतलब इसीलिए समझिए ओलेड का कॉन्ट्रास्ट जनरली कहीं नहीं बताया जाता, क्यों? तो टेक्निकली वो इन्फिनिट होता है, क्योंकि ठीक है आपका ब्राइटनेस बहुत ऊपर नहीं जाएगा, एलसीडी वाला बोलेगा नहीं हमारा बहुत ऊपर चला जाता है, क्यूलेड है, नैनो सेल है, बहुत ब्राइट कर देते हैं। अरे ब्राइटनेस से फ़र्क क्या पड़ेगा अगर आपका ब्लैक ब्लैक ही नहीं हो रहा है, तो रंग में वो कॉन्ट्रास्ट आएगा ही नहीं। तो इसी कारण से ओलेड का कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा रहता है। और दूसरा एपिक व्यूइंग एंगल, यानी कि मैं ऑलमोस्ट यहाँ से देख रहा हूँ, मुझे सारे कलर एग्जैक्टली सही सलामत दिखेंगे। आजकल के एलसीडी काफ़ी अच्छी हो गई कलर, लेकिन फिर भी उसका एक लिमिट ही होता है, आपको थोड़ा सा शिफ्टिंग कलर देखने में लगेगा। ओलेड के केस में वो समस्या नहीं है। और ओलेड के केस में ये बात ज़रूर समझिए कि अगर आप टीवी रखते हैं और 3-4 लोग सब बैठ के देखते हैं, तो मतलब साइड में जो 3 लोग बैठे रहेंगे उनको पता चलेगा यार टीवी थोड़ा सा रंग थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, तो ओलेड के साथ वो समस्या खत्म हो जाता है। और ये बहुत फास्ट स्विच करता है, क्योंकि इसमें एक सेल नहीं है जो सेल के अंदर क्रिस्टल ऐसे अप डाउन हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो इसमें स्मियरिंग नहीं होती। यानी कि अगर ये हाई रिफ्रेश रेट पे चले या लो रिफ्रेश रेट पे ही चले तो इसमें स्मियरिंग नहीं होती है। मतलब इसको मैंने नीचे मतलब ये दे दिया है, लाइनस टेक का वीडियो दिया है, उसका हाई स्पीड कैमरा, तो एक्चुअली चेक करके दिखा देते हैं। मतलब ये समझिए बहुत हाई स्पीड पे भी चलने पे भी मतलब बहुत अच्छे से ये दिखा पा रहा है। मतलब फ्रेम जो है अगर हाई रिफ्रेश रेट पे भी चलता है तो भी एक एक फ्रेम क्लियर रहता है, जबकि आप एलसीडी में लेते हैं जब तक आप बहुत हाई नहीं जाते, यानी 300 हर्ट्ज का डिस्प्ले नहीं लेते, आपको आराम से दिखेगा फ्रेम आया, दूसरा फ्रेम आ गया, लेकिन पिछला फ्रेम अभी हटा नहीं है। मतलब समझिए स्मीयर हो रहा है। ओलेड के साथ वो इशू नहीं होता है। तो ओलेड के साथ तो दूसरा ये भी फायदा होता है कि चूंकि ये इतना फास्ट स्विच करता है कि इसमें 3D देखना बहुत अच्छा हो जाता है। और मतलब बहुत लोग को 3D से यही हेडेक होता था, इसीलिए कि स्मीयर कर रहा था। कहने को ये पिक्चर चलती है आपकी 24 फ्रेम पर सेकंड पे, उसको इंटरप्लेट किया जाता था 30 फ्रेम पर सेकंड पे, टीवी को भेजा जाता था सिग्नल 60 हर्ट्ज पे। तो बात है वो कर रहा है 60 हर्ट्ज पे, लेकिन वो जो स्विचिंग करती थी तो लिटरली आपका टीवी स्मीयर करने लगता था, और लोगों को जो मतलब ग्लासेस पहन के देखते थे तो उतना फील अच्छा नहीं आता था, ओलेड देख सकता था। लेकिन 3D का फैड ही खत्म हो गया, तो जबकि इतना अच्छा मेरा टेक्नोलॉजी इसमें इन्होंने 3D दिया नहीं, ये तो और अच्छा 3D दिखा सकता है। तो अब बात करते हैं, ये तो मैंने बता दिया ओलेड के क्या फ़ायदे हुए हैं। पहला भयानक कॉन्ट्रास्ट, दूसरा अति भयानक व्यूइंग एंगल, तीसरा बहुत शुद्ध रिफ्रेश रेट। अब बात करते हैं फीचर्स का, क्योंकि इतना बड़ा टीवी आप लेते हो तो सिर्फ ऐसा नहीं कि पैनल है, पैनल को जोड़ने वाला जो आपका आईसी है, कंप्यूटर है, प्रोसेसर है, वो सब कैसा है। तो उस मामले में तो डिस्कशन ही नहीं करना है, क्योंकि ये 4K है, यानी कि अभी लंबे समय तक मुझे टेंशन लेने की जरूरत है। आप कहोगे नहीं 8K आ गया, 8K का कोई मतलब नहीं है। अभी आप जाइए नेटफ्लिक्स में जाइए, मैं कह रहा हूँ नेटफ्लिक्स आप सबसे हाईएस्ट पेमेंट दीजिए जो मैं करके रखा हूँ। आप जाइए डिज्नी प्लस में, इंडिया में मिलता ही नहीं, करेंगे क्या। चलिए अमेजोन में जाइए और सब में चेक कीजिए 4K में एक्चुअली कितने पिक्चर्स हैं, बहुत कम है। फिर आप जाइए 4K HDR में, धधला के लिस्ट में आएगा 5-6 नए नए पिक्चर्स हैं, नए नए शोज हैं, ज़्यादा नहीं है। मतलब बहुत कम चीज़ है पुराने टाइम का जो 4K HDR में आपको मिला है, बहुत कम पिक्चर को। जैसे मैट्रिक्स को शायद अभी रिसेंटली ये किया गया है, क्या बोलते हैं, रीमास्टर किया गया है। जनरली कंटेंट के मामले में अभी 4K आना शुरू हुआ है, तो अभी जो लोग 4K टीवी ले रहे हैं अच्छा वाला, लंबे समय तक संतुष्ट रहेंगे। 8K आ रहा है कोई मतलब नहीं है उसका। तो इसीलिए समझ लीजिए कि 4K HDR लंबे समय तक आपको खुश रखेगा। और इसमें 4 HDMI 2.1 है, यानी कि अगर मैं एक HDMI पोर्ट को खा जाता हूँ इसके चक्कर में, ऑडियो रिटर्न चैनल के चक्कर में, यानी कि मान लीजिए एम्पलीफायर लगाता हूँ, क्योंकि टीवी का तो समझ लीजिए स्पीकर टट्टी ही है, तो अगर वैसा करना चाहता हूँ तो उस केस में एक पोर्ट खत्म हो गया। फिर मान ली मैं इसे कंप्यूटर से जोड़ना चाहता हूँ, एक पोर्ट और खत्म हो गया, अब 2 पोर्ट बचा है। अब ये 2 पोर्ट में मैं कंसोल लगा सकता हूँ, या कल को कोई नया डिवाइस लगाने की जरूरत पड़े वो लगा सकता हूँ। और ये मायने इसलिए रखता है क्योंकि अगर HDMI 2.1 एक ही पोर्ट में है, जो कि आपको सोनी उने के केसेस में मिल जाएगा, कि वो पोर्ट को अगर ऑक्यूपाई हो गया तो बाकी सारे उसके फीचर्स दूसरे पोर्ट्स में नहीं मिलेंगे, क्योंकि HDMI बहुत पीछे चलता है। मतलब इसको कंपेयर कीजिए तो डिस्प्ले पोर्ट से, डिस्प्ले पोर्ट 2 जनरेशन आगे चलता है HDMI के कंपेयर में। तो चारों HDMI होने से आपको ज़्यादा फंक्शनैलिटी मिलती है, तो मुझे उसका भी टेंशन नहीं है, मैं 2 कंप्यूटर लगा सकता हूँ, मेरे पास है 2 कंप्यूटर। और ये डॉल्बी सिनेमा रेटेड है, यानी कि इसमें डॉल्बी विजन और एटमॉस दोनों। एटमॉस तो कोई बड़ी बात आजकल नहीं है, खासकर जिनके पास
सैमसंग का फ़ोन है और लो बजट फ़ोन में भी आने लगा है, तो एटमॉस कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विजन बहुत महंगा बात है। क्योंकि डॉल्बी विजन जो होता है, इसमें ये होता है कि ये जो HDR कंटेंट है, HDR कंटेंट के लिए मेटा डेटा स्टैटिक बनता है जनरली, जितने HDR स्टैंडर्ड है, HDR10 स्टैंडर्ड में, HDR10 प्लस और ये डॉल्बी विजन में, इसमें पर फ्रेम क्षमा कीजिएगा, ये पर फ्रेम में मेटा डेटा रहता है, यानी कि अगर सीन चेंज हो रहा है उसके हिसाब से मेटा डेटा था, उसके हिसाब से टीवी का रेंडरर प्रोग्राम को चेंज, मतलब ये डिस्प्ले का ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन सब चेंज करता है और आपको सीन को बम बम दिखाता है। तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल टेक्नोलॉजी है और ये मेरे टीवी में ऑलरेडी है। फिर बात करते हैं, ये हाई रिफ्रेश रेट तक जाता है, यानी कि 120 फ्रेम पर सेकंड पे चलता है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। यानी कि मैं आराम से इसमें कंप्यूटर का गेमिंग करूँगा तो भी बहुत कम गेम है जो 4K में 124 FPS पे चल सके। कॉल ऑफ ड्यूटी को नहीं, ये मतलब काउंटर स्ट्राइक को बात नहीं करने वाला, कोई भी जो जिसमें हाई फिडेलिटी हो वो कोई भी गेम 120 फ्रेम पर सेकंड पर ही चलता है, चाहे आप 3090 क्यों ना ले लें। 4K में बात कर रहा हूँ, आपको सेटिंग्स बहुत घटाना पड़ जाएगा। और फिर उसके बाद एक दूसरा समस्या आता है कि अगर फ्रेम आपका रिफ्रेश उतना ज़्यादा हो रहा है, आपका ग्राफिक्स कार्ड उस प्रोसेसर को नहीं मतलब ये समझिए फीड नहीं कर पा रहा है, टेयरिंग होने लगती है। तो उससे बचने के लिए आपको चाहिए वेरिएबल रिफ्रेश रेट, यानी कि कंप्यूटर और ग्राफिक्स कार्ड एक दूसरे से शादी कर लें और बात करें कि भैया तुमको फ्रेम देना है, हाँ तब हम रिफ्रेश करेंगे, नहीं देना हम नहीं रिफ्रेश करेंगे। तो ऐसे करके जो आपका मान लीजिए, और ये बहुत अच्छा यूज़ होता है 120 हर्ट्ज में, क्योंकि मान लीजिए कोई सीन आ रहा है जिसमें आपका GPU थोड़ा चॉप करने लगा, FPS ड्रॉप कर गया, उस टाइम पे आपको इस टीवी में अच्छा दिखेगा, बाकी सब में खराब दिखने लगेगा। और अभी आप देख सकते हैं कि स्क्रीन का ब्राइटनेस चेंज हो गया, यही बता रहा था कि स्टैटिक चीज़ में ये बहुत परेशान करता है। तो इस टीवी में है, और इस टीवी में जी सिंक है और फ्री सिंक दोनों दिया हुआ है, यानी मुझे कोई टेंशन नहीं वाला, चाहे मैं NVIDIA लूँ चाहे AMD लूँ। और कलर स्पेस जो है इसका वो है BT2020, यानी कि मुझे सोचना ही है, प्रॉपर HDR प्रॉपर सारा टेक्नोलॉजी के साथ है, मुझे कोई टेंशन नहीं लेना है। टेक के मामले में इससे ज़्यादा कोई फंक्शनलिटी नहीं मिलती है। गेम मोड में इसको ले जाऊँगा, बहुत लो लेटेंसी मिलती है, आप आराम से गेम खेल सकते हैं। अब बात करते हैं पिक्चर क्वालिटी का। यहाँ पे ये समझिए कि इतना पैसा देके इतना बड़ा टीवी लेने का फ़ायदा ये होता है कि जो पिक्चर क्वालिटी में पहुँचा हूँ, अब मैं पहली बार ज़िंदगी में वहाँ पहुँचा कि मैं और पैसा देके कुछ खास नहीं ले सकता हूँ। मैं बहुत हुआ तो बड़ा ज़रूर ले सकता हूँ, ऑब्वियसली ये तो 55 इंच है, ये सबसे छोटा आता है। ये अगर इसे एक छोटा आता है 44 इंच का, तो मतलब मैं साइज़ में बड़ा जा सकता हूँ। या मान लीजिए जैसे मैंने बताया आपको सोनी का ब्राइट कर सकता हूँ, और कुछ नहीं बदलने वाला। मतलब ये पैनल टेक्नोलॉजी और जिस कैलिब्रेशन पे LG इसको बेच रहा है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ अब। मतलब कि अब मैं पहुँच गया, अब मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ पे लोग नेटफ्लिक्स को देख सकते हैं, मतलब यानी नेटफ्लिक्स का डॉल्बी विजन कंटेंट है, डिज्नी प्लस का डॉल्बी विजन कंटेंट है, जो कि इंडिया में नहीं है, क्योंकि मतलब आपको लेने के लिए हॉटस्टार का कुछ डिवाइस में वो सपोर्टेड है, 90% में नहीं है, 90% टीवी नहीं चलता है और ये नहीं करता है। और ये टीवी की दिक्कत नहीं है, ये सैमसंग के साथ भी ये इशू हो रहा है, सोनी के साथ भी ये इशू हो रहा है। कारण सिर्फ वही है कि मतलब हॉटस्टार इसको नहीं सपोर्ट कर रहा है। तो LG वाले कोशिश कर रहे हैं, सोनी वाले कोशिश कर रहे हैं, सैमसंग वाले कोशिश कर रहे हैं, सब लोग गरिया रहे हैं हॉटस्टार को, अरे भैया कर क्या रहे हो। डिज्नी के पास सबसे बड़ा डॉल्बी विजन का कंटेंट है, लेकिन वो इंडिया में आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। तो अगर आप साइड लोडिंग कर लेते हैं, VPN लगा के ये कर लेते हैं कि शांति से वहाँ खरीद लेते हैं, तब आप शायद कर पाएँ। तो लेकिन उस पर सब लोग बोल रहे हैं कि करीब 1 साल में ठीक हो जाना चाहिए। तो आप ये समझिए कि मैं उस लेवल पे कंटेंट देख रहा हूँ, और मेरा सेटअप डार्क रूम है। अगर मैं यहाँ ट्यूबलाइट बंद कर दूँ खत्म हो जाएगा, यहाँ कोई लाइट का सोर्स नहीं है। मतलब खिड़की है तो वो समझिए एक रूम के बाद है, मैं रूम का दरवाजा लूँ, खिड़की नहीं है अगल बगल, इधर जो खिड़की है वो भी हॉल के अंदर है। ओह लाइन भागा भी, ये मेरा UPS का प्रॉब्लम है। तो ऐसे समझिए जब हो रहा है आपके पास कि मेरे पास एक डार्क रूम सेटअप है, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकता, मैं इससे ज़्यादा क्वालिटी ला ही नहीं सकता। और फ्यूचर प्रूफिंग भी कर दिया, 4K तो मिलना ही था, प्लस 120 FPS, यानी कि कल को मैं मान लीजिए 1-2 साल बाद कंप्यूटर लेने का सोच रहा हूँ, उस टाइम तक 4000 सीरीज़ का ग्राफिक्स कार्ड आ जाएगा, वो हाई रिफ्रेश रेट पर चलेगा और वेरिएबल रिफ्रेश रेट मांगेगा, ये तो दे ही देगा। तो मेरा करंट एक्सपेक्टेशन है कि 5 साल ये मुझे एक अच्छा लाइफ दे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मैं इसको टीवी न्यूज़ चैनल देखने के लिए कर रहा हूँ। न्यूज़ चैनल से सबसे ज़्यादा बर्नआउट होता है, क्योंकि उसमें हर चीज़ स्टैटिक रहता है। आप जब तक स्टैटिक चीज़ नहीं रख रहे हो, ओलेड का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और आजकल के ओलेड में इतना प्रिकॉशन दिया रहता है कि कुछ होने वाला नहीं है। और मुझे पिक्चर देखने टाइम कभी दिक्कत है, हाँ प्रेजेंटेशन के टाइम कभी कभी होता है, जैसे अभी आप लोग कुछ देख रहे हैं ब्लैक, इट्स लाइक वो थोड़ा सा अनोइंग लगता है, बाकी सारा चीज़ अच्छा है। तो पिक्चर क्वालिटी एक ऐसा चीज़ है जो आपको मैं कैमरा के थ्रू नहीं दिखा सकता, आपको एक्चुअली यहाँ पे होना होगा, बैठ के देखिएगा, दिल खुश हो जाएगा। जैसे लव डेथ एंड रोबोट के कुछ एपिसोड इसमें देखने में लगता है कि हाँ कुछ देख रहे हैं, क्यों HDR है, हैंडशेक हो जाता है, आपको सही में वो शार्पनेस आती है, जो क्लैरिटी आती है, जो अलग लेवल का है। अब मैंने काफ़ी सारे टीवी देख चुका हूँ, तभी बोल रहा हूँ
तो पिक्चर क्वालिटी के मामले में मुझे कोई शिकायत नहीं है, मतलब जितना भी इसका साइड इफेक्ट है सिर्फ पिक्चर क्वालिटी देखते हैं, ठीक है ठीक है, वो साइड इफेक्ट झेल लेंगे, ऐसा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, मेरा सबसे महंगा परचेज ये टीवी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा एक कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।